नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। देखो, आज हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे 7th शेड्यूल से संबंधित, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदू का, इंडियन चैलेंज इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से संबंधित हमने 3-4 दिन पहले का आर्टिकल डिस्कस किया था। तो ये जो आर्टिकल है इसको हम कंबाइन करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल से। ये दोनों आर्टिकल मिला के एक अलग पक्ष प्रेजेंट करेंगे तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पहले वाला आर्टिकल बोल रहा था कि हमें तालिबान से नहीं एंगेज करना चाहिए, ये आर्टिकल थोड़ा अलग किस्म के व्यू प्रेजेंट कर रहा है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे G7 से संबंधित। G7 का हाल ही में समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उससे संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखो, हिंदू में ये जो आर्टिकल है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हमने कल डिस्कस किया था ना, नहीं परसों डिस्कस किया था, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित, तो उसमें पॉइंट्स कवर हो गए। कोशिश देखो ये होती है कि जितने ज़्यादा इश्यूज को हम डिस्कशन में शामिल करें, एक ही इशू पर हम पीएचडी ना करें। एक इशू के बारे में हमने डिस्कस कर लिया तो अच्छा आर्टिकल आया है, या फिर पहले वाले जो डिस्कशन की थी उसमें व्यूज़ जो थे वो कंप्लीटली पूरे नहीं हो पाए, तो फिर उसी इशू पर दूसरा आर्टिकल डिस्कस करने की आवश्यकता है। अदरवाइज तो फिर ऐसा नहीं ना कि एक इशू पर हम पीएचडी करें और क्वेश्चन आए सिर्फ 10 मार्क्स का, लेकिन उसकी जगह हम अच्छे आर्टिकल्स डिस्कस कर सकते थे वो ना डिस्कस करें, नुकसान हो जाएगा ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाएगी। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात करें, देखो मैं अलग अलग न्यूज़पेपर देख लेता हूँ, कई बार डेली नहीं देख पाता तो 3-4 दिन का लगातार देख लेता हूँ कि मिंट में पिछले 5-6 दिनों में कौन कौन से आर्टिकल आए हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में, बिजनेस लाइन में, मतलब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में मैं देख लेता हूँ। आपने देखा होगा डेली पायोनियर में भी आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। ये सब डिस्कस करने के बाद में फिर उसके बाद मैं मैगजीन्स भी देख लेता हूँ, जैसे ओनली आईएएस की मैगजीन है, विजन की मैगजीन है, अलग अलग जो इवन फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनकी मैगजीन भी मैं देख लेता हूँ, क्या कोई आर्टिकल फिल भी हमारा छूटा है। तो आप भी कंपेयर करोगे ना तो आपको ये मिलेगा, हमारी जो डिस्कशन है ना, किसी एक मैगजीन से कम 50-60, कई बार तो 100% ज़्यादा आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए होंगे। क्योंकि देखो, डेली 3 भी आर्टिकल हम डिस्कस करें तो 26 दिन हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए, तो 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स हमारे डिस्कस हो जाते हैं, यानी 100 इश्यूज हमारे डिस्कस हो जाते हैं एक महीने में। अब देखो आगे बढ़े उससे पहले ना एक एनेक्डोट है या फिर एक छोटा सा न्यूज़ है जिसको आप ना ऐसे में यूज़ कर सकते हो। अगर मान लीजिए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इससे संबंधित कुछ लिखना हो, न्यूज़ तो पुरानी है लेकिन इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं। एक रूरल टीचर हैं बेलगावी में, कर्नाटक में, इन्होंने ना किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को यूज़ किया अपने लोकल रूरल स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, वो एग्जाम्पल अच्छा है। ये देखो ये कैसे सिखा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। इन्होंने एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जिसका नाम है अर्लूपा। ये देखिए, ये एप्लीकेशन का नाम है, मोबाइल ऐप है। इसमें ना आप अपनी वीडियो को किसी दूसरी वीडियो के साथ ना कन्वर्ज कर सकते हो, दोनों वीडियोस को आपस में जोड़ सकते हो, मिला सकते हो। तो ये इनकी वीडियो है, पीछे वाली ये वीडियो कोई और होगी, इन्होंने दोनों को मिला दिया और पूरी वीडियो कंपाइल करके भेज दी बच्चों को, ताकि बच्चे जो है आसानी से सीख सकें। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे ये छोटी छोटी जो इनोवेशन है ग्राउंड लेवल पे फ़र्क ला सकती है। रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कितना बढ़िया ढंग से सीख सकते हैं इस प्रकार की वीडियोस से। तो ये आप यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 7th शेड्यूल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, कंटेक्स्ट सिंपल है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मांग कर रहे हैं कि 7th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट्स आते हैं ना, उनको रिकैटेगराइज किया जाए। इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट करें, हम ना बेसिक्स पहले डिस्कस करते हैं। जो संविधान का 7th शेड्यूल है ना, वो देखो डील करता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट से। एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, आप डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर को कंफ्यूज मत कीजिएगा सेपरेशन ऑफ पावर से। सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कंसेप्ट है ना, वो किसके बीच में सेपरेशन की बात करता है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में।
और जो डिवीजन ऑफ पावर का कंसेप्ट है ना, ये डिवाइड करता है पावर्स को सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो 7th शेड्यूल में ना 3 लिस्ट बनी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं ना, उन पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है बिना किसी रोक टोक के। ठीक इसी प्रकार से स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं ना, उन पर कानून बनाया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। हालांकि जब सर्कमस्टांसिस मान लीजिए एबनॉर्मल हो जाएं, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी लगी हो, तब फिर ये पावर्स भी पार्लियामेंट के द्वारा ली जा सकती हैं। तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं ना, जैसे एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, इन पर ना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं। बट मान लीजिए सिचुएशन आ जाए जैसे एजुकेशन पर दोनों ने कानून बना दिया सेम ही, पार्लियामेंट ने भी और स्टेट लेजिस्लेचर ने भी, तो फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून जो है वो प्रिवेल होगा, यानी पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसकी चलेगी, ना कि स्टेट के द्वारा बनाए गए कानून की। ये एग्जाम्पल्स हैं। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वार एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, लाइव स्टॉक। कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, अडल्ट्रेशन, अडोप्शन एंड सक्सेशन। ये एग्जाम्पल्स हैं। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। अब एक और चीज, अब देखो आपको पता है समय तो तेजी से बदल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी आ गई, ऐसे नए नए इश्यूज आ रहे हैं। ये कौन सी लिस्ट में आएंगे? संविधान में देखो ये भी लिखा हुआ है, अगर कोई सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में फिलहाल नहीं है तो उन पर फिर कानून बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा ही। यानी जो रेज्यूडरी पावर्स है ना, जो बच गई पावर्स हैं, बच गए सब्जेक्ट्स हैं, उन पर कानून बनाने की पावर होगी यूनियन लेजिस्लेचर के पास में, यानी पार्लियामेंट के पास में। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आपके मन में आ जाता है, इस प्रकार से 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट्स को इतना डिटेल से बताने की आवश्यकता ही क्या थी? आवश्यकता देखो थी, देश आजाद हुआ था नया नया, डर लगता था हमारे पॉलिसी मेकर्स को, उस समय संविधान निर्माताओं को, कि कहीं देश टूट ना जाए। इस वजह से देश को एकजुट करने के लिए सेंटर को स्ट्रोंग बनाया गया। स्ट्रोंग ही तो बनाया गया है, तभी तो रेज्यूडरी पावर्स किसको दी गई हैं? पार्लियामेंट को। ज़्यादा अच्छी अच्छी पावर्स किसको दी गई हैं? पार्लियामेंट को। क्योंकि संविधान निर्माताओं को लगता था देश को एकजुट रखने के लिए यूनियन को ज़्यादा पावर देने की आवश्यकता है। लेकिन देखो संविधान निर्माता ये भी नहीं चाहते थे कि यूनियन सारी पावर पर ही कब्जा करके बैठ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना, ये एक रीजन बनता है फिर विभिन्न रीजन्स में अशांति का। जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में कुछ सेक्शंस को ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, सारी पावर्स यूनियन के पास में हैं। अगर पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए ना, तो देश के दूर दराज के इलाकों में भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे पास में पावर है, वो देश से अलग होने की कोशिश नहीं करते। और जब देखो लोकल इंस्टीट्यूशंस के पास पावर होती है ना, फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो फिर डेवलपमेंट को भी ज़्यादा अच्छे से लाया जा सकता है, क्योंकि लोकल इंस्टीट्यूशंस को ना ज़्यादा अच्छे से पता होता है लोकल प्रॉब्लम्स का, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से ग्रीवेंस रेड्रेसल कर सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना पूरे देश में, डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से 7th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया हमारे संविधान में। अगर देखो बात करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 7th शेड्यूल कैसे इवोल्व हुआ है, अभी देखो यूनियन लिस्ट में ना टोटल 100 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहले 97 हुआ करते थे, लेकिन अब 3 बढ़ गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया रेज्यूडरी पावर्स जो हैं वो तो किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में ही है, मतलब पार्लियामेंट के हाथ में ही हैं। तो नए नए सब्जेक्ट्स आए होंगे, इन्होंने अपने में ऐड कर लिए। स्टेट लेजिस्लेचर के पास में कितने सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की पावर है? 61।
पहले 66 सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की पावर हुआ करती थी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जो पहले स्टेट लिस्ट में आया करते थे वो इमरजेंसी के दौरान डाल दिए गए कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और सबसे लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ऐसी ऐसी चीजें ना यूपीएससी की फेवरेट हैं। यूपीएससी इन पर ना प्री में बहुत क्वेश्चन पूछता है, मेंस में भी पूछता है, लेकिन प्री में तो काफ़ी पूछता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी। तो अगर यूपीएससी पूछ ले ये सब्जेक्ट्स कब स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में आए, तो आप बता सकते हो 42nd अमेंडमेंट की सहायता से 1976 में, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। अब देखो, जब जीएसटी आया तो उसके बाद थोड़ा स्ट्रक्चर और चेंज हो गया डिवीजन ऑफ पावर्स का। यूएसए में देखो पता क्या है, यूएसए में ना रेजुडरी पावर्स ना स्टेट के पास में है, प्रोविंसेस के पास में है। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है, लेकिन हमारे देश में रिलेटिवली उल्टा है। ये आप क्वेश्चन देखिए जिसकी बात मैं कर रहा हूं। 7th शेड्यूल यूपीएससी के प्री के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2006 में पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी भी मैंने आपको लिस्ट बताई है, बताइए इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। सोच के बताइएगा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। अब आप बोलोगे सर आपने लिस्ट में ये तो दिखाया ही नहीं, तो थोड़ा तो कॉमन सेंस हमें लगाना पड़ेगा ना। आजकल यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछ रही है कॉमन सेंस बेस्ड। एक और क्वेश्चन देखिए, 2012 में यूपीएससी ने पूछा था, एजुकेशन जो है वो संविधान के किस पार्ट से रिलेटेड है। डीपीएसपी, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और 5वें नंबर पे 7th शेड्यूल। बताइए, सोच के बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 1, 2, 5। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि 7th शेड्यूल से संबंधित यूपीएससी कितने क्वेश्चन पूछती है। 2015 में पूछा, आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट संविधान के कौन से पार्ट में है, डीपीएसपी में है। आप पूछोगे तो 7th शेड्यूल से संबंधित नहीं है, ऑप्शन में तो है ना। मतलब 7th शेड्यूल जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर काफी क्वेश्चन पूछती है। एक और चीज आपको दिखाता हूं, यह क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 में पूछा, सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछ लिया। देखो कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 2020 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये किस में आता है, प्रियम्बल में आता है, डीपीएसपी में आता है, 7th शेड्यूल में आता है, या फिर कन्वेंशनल प्रैक्टिस है। इसका आंसर डीपीएसपी में है, आर्टिकल 50 में है ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। वो किस में है, संविधान के आर्टिकल 50 में है शायद, डीपीएसपी में। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए। अब देखो बात करते हैं क्यों 7th शेड्यूल को रिकैटेगराइज करने की आवश्यकता है। एक तो देखो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, वहां से ये लिस्ट ली गई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। अब बदलते समय के अनुसार इसको रिकैटेगराइज करने की आवश्यकता है। वैसे भी 21वीं शताब्दी आ गई है, 21वीं शताब्दी के हिसाब से सिचुएशन काफी चेंज हो गई है। तो यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, इन पर हमें एक बार फिर से रिविजिट करने की आवश्यकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन काफी ज्यादा हो गया है पिछले कुछ समय में, क्योंकि स्टेट लिस्ट से सब्जेक्ट चले गए थे कॉन्करेंट लिस्ट में। लेकिन आज का जो समय है वो डिसेंट्रलाइजेशन का है, तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट, सिटीजन्स ना आज के समय में काफी बेहतर सर्विस डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं। स्टेट्स के पास ज्यादा पावर्स हों तो स्टेट ज्यादा अच्छे से सर्विस डिलीवरी कर सकता है, क्योंकि स्टेट से लोग ज्यादा जुड़े होते हैं ग्राउंड लेवल से, इसलिए सब्जेक्ट्स को रिविजिट कर देना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी तो ये खामा खा के पॉइंट्स हैं कि सेंटर और स्टेट में काफ़ी कन्फ्लिक्ट होता है। इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए सब्जेक्ट्स को रिविजिट कर देना चाहिए। स्टेट्स ज़्यादा ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे हैं, तो रिफॉर्म आने चाहिए 7th शेड्यूल में। लास्ट में वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, क्या किया जा सकता है। देखो, रेजिडरी पावर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है यूनियन लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में, ताकि स्टेट्स में एक भरोसा जगे। दूसरा, कॉन्करेंट लिस्ट पर जब भी कानून बनाए पार्लियामेंट, तो स्टेट से कंसल्ट करें, ताकि स्टेट्स को लगे कि हमारा भी से है। एक हाई पावर कमीशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जिसमें फेमस लॉयर्स और जूरिस्ट हों, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो। वो
स्क्रूटिनाइज करें लिस्ट 1 में और लिस्ट 3 में जो सब्जेक्ट्स आते हैं और उसी के हिसाब से पावर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट करें। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये सरकारिया कमेटी ने सजेस्ट किया था कि प्रॉपर कंसल्टेशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में पॉलिसी मेकिंग को लेके। नेक्स्ट, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए इन लिस्ट का, ताकि समय समय पर कुछ आउटडेटेड जो एंट्रीज हैं, कुछ एंट्रीज आउटडेट हो चुकी हैं तो उनको हटा दिया जाए। आउटडेट का मतलब अब वो रेलेवेंट ही नहीं है क्योंकि सिचुएशन चेंज हो चुकी है ना। सबसे लास्ट में पुंछी कमीशन ने 2010 में ये कहा था कि देखो सेंटर को कुछ सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर कर देना चाहिए कॉन्करेंट लिस्ट में। ऐसे सब्जेक्ट्स जो देश में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जरूरी हैं, उन सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए यूनियन लिस्ट से। तो ये हमने 7th शेड्यूल से संबंधित पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आपको याद होगा 3 से 4 दिन पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें राइटर ये वकालत कर रहे थे कि इंडिया अगर वापस अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी इस्टेब्लिश करना चाहता है, तालिबान के साथ एंगेज करना चाहता है, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलेंगे। लेकिन आज जो आर्टिकल है ना, ये थोड़ा अलग किस्म का है और आज ही नहीं, कल हिंदुस्तान टाइम्स में अविनाश पालीवाल का एक आर्टिकल आया था, वो भी अफगानिस्तान से संबंधित है। तो इन दोनों आर्टिकल्स को मैं कंबाइन करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं ना, वो आपको बताता हूं। अभी देखो, अफगानिस्तान में ना हाल ही में 5.9 इंटेंसिटी का काफ़ी तेज भूकंप आया और 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, काफ़ी तबाही मची। और इंडिया की तो पॉलिसी आपको पता है नेबरहुड फर्स्ट की है, तो इंडिया उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने सबसे पहले अफगानिस्तान में एड पहुंचाई। ये जो भूकंप आया ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर आया। जाहिर तौर पर थोड़ा बहुत नुकसान तो पाकिस्तान को भी हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान अपने ट्राइबल इलाकों से खबरें बाहर नहीं आने देता, तो पाकिस्तान से कोई खबर नहीं आई इस भूकंप से संबंधित। देखो, अफगानिस्तान को एड चाहिए, ये बात सही है। अफगानिस्तान में ना काफ़ी ज़्यादा पुवर्टी है, 90% लोग वहाँ पुवर्टी लाइन से नीचे आ गए हैं। पुवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तालिबान के सत्ता में आने के बाद, क्योंकि उनका इकोनॉमिक सिस्टम भी पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। उनके सेंट्रल बैंक पर बैन है और जो एड आ रही है ना, यूएस बोलता है वो सिर्फ कैश में आनी चाहिए। इवन इंडिया ने जो 50,000 मीट्रिक टन का वीट और मेडिसिन सेंड किया ना अफगानिस्तान को, इंडिया को डर ये है कि बहुत सारा जो वीट है ना, वो उसकी होर्डिंग हुई जो इंडिया ने भेजा था और बाद में वो पाकिस्तान में आ गया वापस। तो इंडिया को डर है कि हम जो अफगानिस्तान को एड दे रहे हैं ना, उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसी वजह से टेक्निकल डेलीगेशन इंडिया ने सेंड किया था कि वहां पे जो ह्यूमैनिटेरियन एड है ना, वो ठीक से जनता के पास पहुंचे, ये इंश्योर करने के लिए। तो आगे से कम संभावना है कि इंडिया पाकिस्तान के थ्रू एड भेजेगा। ईरान के साथ इंडिया कोऑर्डिनेट कर सकता है अफगानिस्तान में एड भेजने के लिए। देखो, अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करने के लिए ना पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी कंपटीशन है। अब जैसे तालिबान का जो मेन फैक्शन है ना, हक्कानी नेटवर्क, तालिबान तो एक मूवमेंट है, इसमें काफ़ी सारे फैक्शंस हैं। सबसे मेन है हक्कानीज अभी फ़िलहाल के समय में। पाकिस्तान का काफ़ी लिवरेज है हक्कानीज के ऊपर में। तो ये बात ईरान को पसंद नहीं है। ईरान को लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का रूल तो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान का दबदबा जो है वो इंक्रीज हो जाए अफगानिस्तान के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में ईरान और इंडिया के जो इंटरेस्ट है ना, आपस में कन्वर्ज होते हैं, क्योंकि दोनों देश ये चाहते हैं पाकिस्तान का अननेसेसरीली इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ना चाहिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। अब देखो, भूकंप आया अफगानिस्तान में, रिकंस्ट्रक्शन होगा जिन इलाकों में भूकंप आया, तो इससे भी पाकिस्तान को फायदा होगा। कैसे? जैसे देखो, जो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ना, वो पाकिस्तान से इंपोर्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल दिया जाता है, 2001 में जब यूएसए ने अटैक किया था ना अफगानिस्तान के ऊपर, तो यूएसए ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस किया, काफ़ी स्कूल्स बनवाए, काफ़ी रिकंस्ट्रक्शन हुआ। पाकिस्तान की एक कंपनी है लकी सीमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे अंबुजा सीमेंट है, वहाँ पे लकी सीमेंट है, फेमस कंपनी है। तो यहाँ से बहुत सीमेंट गई अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए।
अब फिर से रिकंस्ट्रक्शन होगा तो ये सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल पाकिस्तान से जाएगा। इवन देखो, जब से तालिबान सत्ता में आया है ना, पाकिस्तान बहुत कोल परचेज कर रहा है अफगानिस्तान से, और बिल्कुल औने पौने दामों में, चीप प्राइसेस पर। यानी अफगानिस्तान की वेल्थ को लूटा जा रहा है, अफगानिस्तान की वेल्थ को लूटा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। कल परसों एक क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें ना पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट बोलते हैं कि अल्लाह ने ना अरबों को दे दिया ऑयल। मतलब वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, एक्सपर्ट हैं, वहाँ के कुछ डिप्लोमेट होंगे फॉर्मर, तो वो अपनी स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि अल्लाह ने अरबों को ऑयल दे दिया और हमें दे दिया अफगानिस्तान। तो उनका इशारा ये था कि अफगानिस्तान में बहुत कुछ है जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ये उनका कहने का मतलब था जो क्लिप वायरल हो रही थी। बट देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि तालिबान भी पाकिस्तान की कठपुतली नहीं बनना चाहता है। तभी तो जब इंडिया से डेलीगेशन गया तो काफ़ी जोश से उनका स्वागत किया गया और अच्छे से उस डेलीगेशन से एंगेजमेंट की गई तालिबान के द्वारा। तालिबान इंडिया को भी एज ए लिवरेज इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर। बट पाकिस्तान इंडिया का ना तालिबान के साथ किसी प्रकार का कोई एंगेजमेंट नहीं चाहता। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जैसे ही इंडिया का डेलीगेशन गया ना अफगानिस्तान में, उसके तुरंत बाद अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर अटैक हो गया। तो कुछ एक्सपर्ट्स गुरुद्वारे पर जो अटैक हुआ ना, उसमें पाकिस्तान की साजिश मान के चल रहे हैं कि इंडिया के डेलीगेशन ने वहां पे मुलाकात की तालिबान से, तो पाकिस्तान डर गया। तो पाकिस्तान ने इस अटैक से इंडिया को सिग्नल देने की कोशिश की है कि अब आप तालिबान से दूर रहिए, अफगानिस्तान से दूर रहिए, आप यहां मत वापस आने की कोशिश कीजिए। इंडिया देखो बिल्कुल पूरी तरह से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के लिए तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन बात यह है इंडिया करे तो क्या करे। इंडिया के पास एक ऑप्शन यह भी है कि जो अफगानिस्तान में अभी रेसिस्टेंस ग्रुप्स है ना, जैसे नेशनल रेसिस्टेंस ग्रुप है और पुराने जो वारलोड हैं तालिबान के अगेंस्ट वाले, वो फिर से धीरे धीरे एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पहले जितने मजबूत नहीं है, बट कोशिश वो कर रहे हैं। या तो इंडिया उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे, बट दिक्कत ये है उनको इंडिया सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो तालिबान चिढ़ जाएगा फिर। तो कुल मिला के देखो, इंडिया के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल तो हैं, लेकिन हर एक ऑप्शन के ना प्रोज एंड कॉन्स हैं। अभी इंडिया को अपने जो कार्ड्स हैं ना अफगानिस्तान में बहुत सोच समझ के प्ले करने होंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अफगानिस्तान से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा G7 से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। G7 की देखो हाल ही में मीटिंग हुई थी। G7 में 7 देश आते हैं: कनाडा, इटली, यूके, फ्रांस, जापान, यूएस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को तो मतलब इनवाइट कर दिया जाता है। वैसे ये 7 देश हैं। पहले रशिया भी मेंबर हुआ करता था 2014 से पहले, लेकिन जैसे ही क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया ना रशिया ने, तो उसके बाद रशिया को इस ग्रुप से निकाल दिया। पहले G8 हुआ करता था, फिर हो गया G7। हालांकि उससे पहले भी एक अलग इतिहास है, उतना पहले हम नहीं जाते हैं जब G7 इस्टेब्लिश हुआ था। अब देखो G7 का जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ जर्मनी में, इसके बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है, मुख्य इश्यूज क्या थे जो इस समिट के दौरान डिस्कस किए गए। यूक्रेन वार चल रहा है, आपको पता है। महामारी के बाद कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को इंश्योर किया जाए, ये बड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज तो ऐसा इशू है जो लगातार चलता जा रहा है पिछले काफ़ी सालों से। तो इन इश्यूज़ को प्रमुखता से डिस्कस किया गया। जो फाइनल स्टेटमेंट निकल के आई G7 के समिट के बाद में, उसमें चाइना के बारे में बहुत कुछ कहा गया। जैसे चाइना साउथ चाइना सी में बार बार जो क्लेम्स करता है ना, ये हमारा टेरिटोरियल वाटर है। तो फाइनल स्टेटमेंट में कहा गया कि चाइना का कोई लीगल बेसिस नहीं है इस प्रकार के मैरीटाइम क्लेम्स का। इवन ये भी कहा गया फाइनल स्टेटमेंट में कि चाइना रशिया को प्रेशराइज करे यूक्रेन से अपनी ट्रूप्स को बाहर निकालने के लिए, यानी विड्रॉ करने के लिए। चाइना यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स को रिस्पेक्ट करे दोनों प्रोविंसेस में, तिब्बत में भी और जिंगजियांग में भी। क्योंकि देखो बहुत ग्रेव कंसर्न्स हैं कि चाइना यहाँ पे काफ़ी अत्याचार कर रहा है। इवन चाइना के अंदर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की काफ़ी खबरें आती हैं, जैसे फोर्स्ड लेबर। नेक्स्ट पॉइंट, G7 ने अपनी फाइनल स्टेटमेंट में अनकंडीशनल कमिटमेंट जाहिर की इस वार में जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। इस वार में यूक्रेन को फाइनेंशियल, ह्यूमैनिटेरियन, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए।
G7 लीडर्स ने रशिया को भी चेतावनी दी कि अगर रशिया ने केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स या फिर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया तो इसके सीवियर कंसिक्वेंसेस रशिया को भुगतने पड़ेंगे। यह भी चर्चा हुई कि कैसे रशिया के अगेंस्ट और सीवियर सैंक्शंस लगाए जा सकें, जैसे रशियन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ को इंक्रीज कर दिया जाए, गोल्ड एक्सपोर्ट जो रशिया करता है उस पर टारगेट लगाया जाए, मतलब उसको निशाना बनाया जाए, ऑयल प्राइसेस पे लिमिटेशन लगाई जाए, रशिया से ऑयल इंपोर्ट को और फर्दर कैसे कम किया जाए, रशिया की जो एक्सेस है टेक्नोलॉजी के प्रति उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, यानी ऐसा कुछ किया जाए कि रशिया टेक्नोलॉजी को ना ले पाए दूसरे देशों से। बट देखो, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो इस फाइनल स्टेटमेंट में बोली गई है ना, इससे टकराव और बढ़ेगा। जैसे डिक्लेरेशन में ये बोला गया कि यूएस से यूक्रेन को नॉर्वियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड करेगा, तो इससे टकराव और बढ़ेगा। इवन जो यूएस ने बोला कि हम नाटो की जो ट्रूप्स हैं वो इंक्रीज करेंगे, मतलब नाटो ट्रूप्स की संख्या बढ़ाएंगे ईस्टर्न यूरोप में। अभी 40,000 हैं, इसे 3 लाख लेके आएंगे ताकि डेटरेंस क्रिएट किया जा सके, रशिया में डर पैदा किया जा सके। देखो, अभी विभिन्न एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज के समय में नाटो के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है ना, रशिया है। बट देखो, बात यह है, ये सब जब नाटो करेगा ना तो इससे रशिया बल्कि और ज़्यादा चिड़ जाएगा और एक आर्म रेस स्टार्ट हो जाएगी, हथियारों की रेस स्टार्ट हो जाएगी नाटो के बीच में और रशिया के बीच में। तो वही सिचुएशन पैदा होगी जो कोल्ड वार के दौरान थी। टेम्पर काम डाउन नहीं होंगे बल्कि टेंशंस और ज़्यादा इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ G7 फॉर इंडिया एंड वाइस वर्सा। देखो, G7 समिट्स जो हैं वो एक अपॉर्चुनिटी होते हैं इंडिया के लिए भी वर्ल्ड इश्यूज पर अपनी सोच को प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि G7 की जो सोच है ना इंडिया की सोच से मिलती है। जैसे G7 कंट्रीज की जो सोच है, इस ग्रुप की जो सोच है वो है ओपन डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन की जो सी लेन्स हैं वो सुरक्षित हों, ये सब चीज़ें, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो और इंटरनेशनल जो ऑर्डर है उसका सम्मान हो। इंडिया भी तो यही सब कुछ चाहता है ना। तो आप कह सकते हो इंडिया जो है वो G7 का एक नेचुरल पार्टनर है। G7 की इंपॉर्टेंस हालांकि देखो पहले जितनी तो नहीं है, अब ना एक और ग्रुप आ गया है G20 जिसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं। तो G20 आने के बाद में G7 की इंपॉर्टेंस रिलेटिवली कम हुई है, लेकिन आज भी देखो G7 में वो देश हैं जो जिनकी इकोनॉमीज टॉप 10 में आती हैं, जो पावरफुल कंट्री हैं। तो G7 इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है और इंडिया भी G7 के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो फाइनल स्टेटमेंट थी ना इस समिट के बाद में, इसमें बोला गया रिजिलियंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट, और इंडिया तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट, ज्वाइनिंग फोर्सेस टू एक्सेलरेट क्लीन एंड जस्ट ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। इंडिया क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कैसे दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां G7 इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है